Hello everyone, welcome to Banking Mentors. My name is Juhi, and from this video we are going to start a series called the Hindu Vocab Booster. So this is the very first video in the same series. So today we'll be discussing some vocabulary from the Hindu newspaper, which is very important as far as the banking exams and all the other government exams are concerned. So let's get started. So let me first tell you, Unlearn is now Banking Mentors. I have already discussed in my previous videos also. This YouTube channel was previously known as Unlearn, which is now named as Banking Mentors with the only purpose of mentoring all the banking aspirants. Okay, let's move ahead. And this is my introduction. And you already know my name, that is Ruhina Chandani, and here is my qualification and experience. Teaching, I've been teaching since 2010, but in the banking field, I've been teaching for 5 years. Let's move ahead. And the schedule that we follow on our YouTube channel is as follows: English and Quant, MWF, 9 a.m. and 9 p.m. Reasoning and Banking Awareness, TDS, that is Tuesday, Thursday, and Saturday, 9 p.m. and 9 a.m. Right? Okay. Let's move ahead and begin our session with the very first vocab. तो बहुत अच्छी बात ये है कि वोकैबुलरी को हम पिक्चर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, राइट, जिससे कि वो पिक्चर जो है हमारे दिमाग में बहुत टाइम तक मेमोरी में बनी रहेगी, राइट। ओके, तो फर्स्ट वन इज डिसग्रंटल, ठीक है, जिसका मतलब होता है असंतुष्ट करना, मतलब डिससैटिस्फाई करना बेसिकली, है ना। टू कॉज टू फील डिसकंटेंटेड और डिसग्रंटल, मतलब किसी को असंतुष्ट फील कराना, दैट इज डिसग्रंटल, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो दो ज्ञानी कबूतर हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं। द वन इज आस्किंग कि व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डिसग्रंटल। दिस पीपल इज आंसरिंग प्लीज करना, खुश करना, सूद करना, किसी को काम करना, डिलाइटफुल फील कराना, सेटिस्फाई फील कराना, एड यानी हेल्प करना, किसी को हैप्पी फील कराना, है ना। मतलब सारे अच्छे अच्छे जो वर्ड्स हैं वो इसके एंटोनिम हो गए, क्योंकि इसका जो मतलब है वो ही एक नेगेटिव मतलब है कि इस किसी को असंतुष्ट या डिससेटिस्फाई फील कराना इज व्हाट डिसग्रंटल इज, ठीक है। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम होता है इसका एस्ट्रेंज, एलियनेट, डिसकंटेंट एंड डिसप्लीज करना, है ना। और जो एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे, सिनोनिम एंटोनिम का डिस्कशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बारी सेम वर्ड का जो मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। तो उन चीजों को डिस्कस करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा इनकरेज करना, कंपोज, काम, सूद करना, ये सारी चीजें जो है इसमें आएंगी, ठीक है। फ्लैटर करना। यूसेज की बात करें तो दे aren't any foreign language soundtracks available on the disc which could disgruntle some, ठीक है। ओके, सपोज कर लीजिए कोई पार्टी चल रही है, किसी पार्टी में जो है बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कि फॉरेन म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, और उस साउंड ट्रैक में अवेलेबल एक भी फॉरेन लैंग्वेज का जो साउंड जो सीडी है या फिर जो म्यूजिक के सिस्टम है अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है, कोई भी डिस्क अवेलेबल नहीं है। सो दैट वुड व्हाट दैट वुड डू, दैट वुड डेफिनेटली disgruntle some people who actually want to listen to the foreign language soundtracks, right? So disgruntle मतलब किसी को dissatisfy फील कराना। आई होप ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, सो मैकियावेलिन यानी कि होता है षड्यंत्रकारी। अब ये क्या है, इसके बारे में मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा तो नहीं बताऊंगी, थोड़ा बताऊंगी और थोड़ा आपको एक होमवर्क के तौर पे दूंगी, जो मैं चाहूंगी कि आप मुझसे ये शेयर करें मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, तो ये है जो पर्सन है, दैट इज मैकियावेलिन, है ना। इनको अगर हम बात करें इनकी, तो ये जो है इनकी एक षड्यंत्र, इनकी एक नीति, एक फिलॉसफी और एक पॉलिसी है कि अगर आप जो है अच्छे लीडर हैं, तो अच्छे लीडर को जो है एक कनिंग लीडर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है कि लर्न टू बी अ मैकियावेलिन लीडर, बीट योर कंपेटिटर्स बाय बीइंग कनिंग, थोड़ा स्मार्ट होकर, कनिंग होकर अपने कंपेटिटर्स को बीट करिए। दैट इज व्हाट मैकियावेलिन इज। इसके बारे में आई वुड वांट कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ें, ठीक है, क्योंकि आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे इसके लिए तो आपको ये चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ पे मैंने इन प्रेसिडेंट का जो है पिक्चर शेयर की है, बिकॉज ही बिलीव्स इन सेम थिंग एज फार एज वी हैव कम टू नो अबाउट हिज पॉलिटिकल करियर। सो वी नो कि कुछ तो ऐसा है, ये भी मैकियावेलिन चीज जो है फॉलो करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसकी मीनिंग जो है वो क्या होगी। अटेम्प्टिंग टू अचीव वंस गोल्स बाय अनस्क्रूपुलस यानी अनएथिकल मीन्स जो है स्कीमिंग होती है। समवन who secretly makes plans to do something illegal or harmful, मतलब अनैतिक तरीके जो होते हैं ना, मतलब नैतिक तरीकों से नहीं, अनएथिकल तरीकों से
प्लान करना, प्लॉट करना किसी के अगेंस्ट, और लीडरशिप करना इस तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाकर, इज व्हाट मैकियावेलिन इज। ठीक है, अगर हम सिनोनिम की इसकी बात करें तो बोल जाएगा परफिडियस, कॉनिविंग, कटथ्रोट, डेवियस, या प्लॉटर करना, या कॉन्स्पिरेट करना, कॉन्स्पिरेटर बेसिकली जो षड्यंत्र करता है। ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा। बात करते हैं एंटोनिम की, तो एंटोनिम उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, जो कि एथिकल होगा, वर्चुअस होगा, जो कि राइट रॉन्ग क्या है ये समझ में आता है, वो उसको उसको बोला जाएगा। ऑनरेबल होगा, गुड होगा, रिस्पेक्टेबल होगा, राइट, इसका ये एंटोनिम हो जाएगा। बात करते हैं यूजेज की, तो दैट वुड बी मैकियावेलिन पॉलिटिक्स इज अ ग्रेट टूल फॉर सम कनिंग पॉलिटिशियन। कुछ कनिंग पॉलिटिशियन के लिए ये जो स्ट्रैटेजी है षड्यंत्र करने की, दैट इज अ ग्रेट टूल। नेक्स्ट वर्ड इज रम्बलिंग। अब रम्बलिंग का मतलब होता है गड़गड़ाहट। ठीक है, गड़गड़ाहट मतलब एक तरह का आवाज। जब आप आपको भूख लगी होती है, जब आप भूखे होते हैं, तो आपका पेट कैसे आपको इंडिकेट करता है कि भाई कुछ खिला दो, भूख लगी है ना, तो उस साउंड को जो कहते हैं हम रम्बलिंग कहते हैं। अ लाउड डीप रिसाउंडिंग नॉइज, वार्निंग साइन कि भाई अभी पेट में कुछ जाना चाहिए, अदरवाइज आवाजें आती रहेंगी। ठीक है, ओके। रम्बल करना, रोर करना, रम्बल करना, रेवर्बरेशन, रेजोनेंस। तो यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ हंगर के सेंस में बताया है, इसको और भी सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, दैट इज, इसका ऑपोजिट अगर बोलेंगे तो पीस और काम, बिल्कुल कोई कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं, दैट इज एकदम शांति वाला माहौल। ठीक है, सो अ ट्रक केम रम्बलिंग अलोंग द रोड एंड फेल मिजरेबली कॉजिंग अ सीवियर डैमेज टू द फील्ड्स बिसाइड। अब देखिए, यहाँ पे जो रम्बलिंग का मतलब है दैट इज समथिंग एल्स। यहाँ पर ऐसा है कि एक ट्रक जो है अलोंग द रोड सही तरीके से चलकर नहीं आ रही थी ऑब्वियसली, इसीलिए वो क्या हुआ, मिजरेबली जो है वो गिर गई, और गिरने के बाद जो आसपास के जो फील्ड्स है, जो खेत थे, उनको नुकसान पहुंचाया। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे तो क्या इसका मतलब हंगर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हील्ड। व्हील्ड मतलब होता है फिराना। फिराना एज ना मीनिंग इस तरीके से समझेंगे कि टू हैव इन वंस पोजेशन, कोई चीज किसी के पोजेशन में होना, कमांड में होना, या कंट्रोल में होना। और अगर इसके सिनोनिम की बात करें तो इसको कहते हैं होल्ड करना, हैव यानी पोजेस करना, मेंटेन करना, किसी चीज को, किसी चीज का कमांड करना। आप देख सकते हैं यहाँ पे तलवारबाजी की दो तस्वीरें हैं, जो आपको ये बता रही हैं कि होल्ड करना या मेंटेन करना, या तलवार पकड़ना और तलवारबाजी क्या होती है, उससे मेंटेन करना और होल्ड करना को समझाया गया है, जिसको हम व्हील्ड कहते हैं। ठीक है, एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो सीज करना होता है, रोकना होता है, कंसील करना होता है, छुपाना, फेल और आइडियल। ठीक है, बात करते हैं यूजेज की, तो ये हो जाएगा कि एट वन पॉइंट द नर्स लेफ्ट द रूम लीविंग द डेंटिस्ट टू रादर अनस्किलफुली व्हील्ड बोथ ड्रिल एंड सक्शन डिवाइस। अब देखो, जो नर्स है यहाँ पे बोला जा रहा है वो रूम को छोड़कर गई, किसके हाथ में, एक ऐसा डेंटिस्ट के हाथ में जो कि स्किलफुल नहीं था, किस में, व्हील्ड करने में, किस चीज मतलब होल्ड करने में, है ना, मेंटेन करने में, किस चीज को, ड्रिल एंड सक्शन डिवाइस। तो जो जिस पर्सन के हाथ में ये दोनों डिवाइसेस देकर गई वो नर्स, वो उसको इसको होल्ड करना है, मेंटेन करना है, या उस पर इनकी कमांड ही नहीं थी, राइट। सो इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसके मतलब को। दूसरा एक और यहाँ पे एग्जाम्पल है जिसमें लिखा है जय वॉज बिगिनिंग टू लर्न how to wield a short sword and boasted about his strength and speed। तो जय जो है वो सीख रहा था क्या करना, वील्ड करना, मतलब हाउ टू वील्ड अ शॉर्ट स्वॉर्ड, एक छोटी तलवार को किस तरह से पकड़ा जाता है, और उसको वो स्टार्ट कर दिया बोस्ट करना कि अरे मुझे तो ये आता है, मुझे तो वो आता है। ठीक है, तो वील्ड का मतलब ये होता है कि होल्ड करना, या कमांड करना, या मेंटेन करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा वर्ड है, दैट इज कैरेट। अब आप बोलेंगे कैरेट मतलब यहाँ पे तो गाजर है, राइट। हाँ बिल्कुल गाजर होता है इसका मतलब, बट वो एक और सेंस में इसका जो यूजेज है वो है दैट इज रिश्वत या चारा बेसिकली। ठीक है, मीनिंग देखते हैं, द एक्ट ऑफ इनविगलिंग और द स्टेट ऑफ बीइंग इनविगल्ड, द अंडरलाइंग इंटेंशंस और मोटिव्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप, है ना। मतलब सिंपल सी बात है, पिक्चर इज डिपिक्टिंग दैट मीनिंग कि किसी को चारा देना, किसी को रिश्वत देना। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर, अंडर द टेबल यहाँ पे जो है कैश दिया जा रहा है। अच्छा, इससे मुझे दो चीजें और याद आती है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रिश्वत को हम दो तरीके से और जानते हैं। एक तो इसे कहते हैं हम हश मनी, दूसरा इसे इसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में मैं अगर बोलना चाहूँ तो ये होता है आपका अंडर द टेबल। ठीक है, अंडर द टेबल कुछ देना, यहाँ पे देख सकते हैं आप अंडर द टेबल चल रही है चीजें। और अगर दूसरा मैं बोलूँ तो हर्ष मनी, जो बिल्कुल ही सीक्रेट तरीके से दी जाती है। ठीक है, दैट वुड बी बेट या ब्राइब या इम्पेटस या इंटेंट या इंटेंशन,
को का ये जिक्र करता है, के बारे में ये बताता है कैरेट मतलब। अब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसको बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है। तो एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो एंटोनिम क्या होगा इसका, डिटरमिनेंट है ना, डिटरेंट, डिस्करेजमेंट, पेनाल्टी या पनिशमेंट या कंसिडरेशन, ये सारे के सारे शब्द जो है इसके एंटोनिम कहलाएंगे। अब यूसेज में इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। दैट इज दे नीड द कैरेट टू पास योर रिक्वेस्ट टू द अथॉरिटी। दे नीड द कैरेट मतलब उनको भी थोड़ा सा चाय पानी चाहिए, ठीक है, मतलब दे नीड समथिंग एज एन कुछ रिश्वत चाहिए ताकि वो आपका जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो अथॉरिटीज तक पहुंचा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये है यहाँ पे अनविल्डी। अनविल्डी यानी होता है बोझल, है ना। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये पर्सन जो है एक बोझ को उठाकर चल रहा है और उसके फेस से समझ में आ रहा है कि इज नॉट विलिंग टू, वो रिलक्टेंटली कर रहा है, अनविलिंगली, बिना इच्छा के कर रहा है, ठीक है। सो दैट वुड बी मीनिंग इसकी है a hefty amount or abundant, causing trouble, difficulties or discomfort, incapable of or indisposed to क्विक एंड इफेक्टिव एक्शन, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर ये बोझल के सेंस में समझेंगे तो ये जो है भारी भरकम बोझ उठाकर ये पर्सन जो चल रहे हैं और जो कि अनविलिंग है, उनको उठाना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, इसलिए वो कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो कंबरसम, दैट इज रियली हेवी, ऑकवर्ड, बॉदरसम जो परेशान करे, जो इनकन्वीनियंट हो, जिसमें आराम ना हो, ठीक है, जो आरामदायक ना हो, जो कन्वीनियंस के हिसाब से ना हो। इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो दैट वुड बी बिल्कुल हैंडी, मैनेजेबल, देती या अजाइल, बिल्कुल फास्ट या क्विक होने वाली चीज, ठीक है, जिसमें ज्यादा आपको लाइक ट्रबल ना हो, राइट। She'd make a dent in this unwieldy task by visiting schools to make contact with kids before they start dropping out, ठीक है। she'd make a dent in this unwieldy task. Unwieldy task मतलब क्या हो गया यहाँ पे, बोझिल task, by visiting schools to make contact with kids before they dropping out। तो यहाँ पर जो unwieldy task का मतलब है that is what, बोझिल task, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिपग्नेंट, रिपग्नेंट मतलब होता है घृणास्पद, मतलब इसका एक तो डिस्गस्ट से भी लेना देना है, ऊपर से स्मेल, बहुत ही भद्दी सी खराब सी स्मेल, से भी इसका मतलब होता है, ठीक है। पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ये क्लोथ है उससे बहुत ही शायद बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, इसलिए आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं। तो रिपग्नेंट इज दैट सेम फीलिंग, ठीक है। ऑफेंसिव या डिस्गस्टिंग डिनोट्स अ स्ट्रॉन्ग अवर्जन, दैट इज हेट्रेड और ऑपोजिशन टू समथिंग, है ना, किसी चीज के लिए बहुत ही विरोध या बिल्कुल ऐसी चीज जिसको जिसको दूर किया जाए, ठीक है। अबोरेंट इसका सिनोनिम हो गया लोथसम, यानी कि लोथ मतलब हेट होता है, ठीक है। सो लोथसम हो गया। नॉशिएटिंग मतलब जिससे वॉमिटिंग जैसा फील हुआ आपको, ठीक है। डेस्पिकेबल इज द सेम थिंग। ग्रिसली एंड ग्रूसम, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं इसके सिनोनिम की तरह यूज किए जाते हैं, ठीक है। एन एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो दैट वुड बी हम्बल, अनऑब्ट्रूसिव एंड नॉन प्रोवोकेटिव, इनॉक्शियस, है ना, मतलब सारे के सारे अच्छे वर्ड्स जो होंगे, जो कि प्लेजेंट होंगे, ठीक है, वो हो जाएंगे आपके एंटोनिम किस वर्ड के, रिपग्नेंट के। The idea of accepting bribe is repugnant to me. That means that is loathsome to me. That is not bearable to me. That is like वो घृणास्पद है मेरे लिए कि मतलब ये bribe लेना and देना, right? आगे बढ़ते हैं। रिकिंडल्ड, रिकिंडल्ड का मतलब होता है पुनर्जीवित हो जाना, ठीक है। रिकिंडल यानी पुनर्जीवित होना। जैसे फॉर टू प्रोवोक और ब्रिंग अबाउट, वापस से लेकर आना, रिवाइव, रिवाइविफाइड एंड रीएनिमेटेड, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है इसका उल्टा हो जाएगा किल्ड। तो पुनर्जीवित करना किसी डेड चीज को या इनएक्टिव चीज को वापस से एक्टिव मोड पर लेकर आना, दैट इज व्हाट रिकिंडल्ड इज, ठीक है। As Zareen rekindled the fire, the sun came up, covering the cold earth with its rays. ठीक है, as Zareen rekindled the fire, वापस से जो फायर को rekindle किया, जलाया, the sun came up, covering the cold earth with its rays. The sun came up, sun भी निकल आया, जो कि cold earth को अपनी रेस से वापस से वार्म किया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि दो जो ये कबूतर है हमारे ज्ञानी कबूतर, ये भी यहाँ पे बयां कर रहे हैं कुछ। What are other words for rekindle, मतलब सिनोनिम की बात की जा रही, तो रिवाइव हो गया, रिन्यू करना हुआ, रिवाइटलाइज करना हुआ, ठीक है। रिवाइटल एक प्रोडक्ट आता है जिसकी एड आपने देखी कि रिवाइटल मतलब वापस से एनर्जी लेकर आ जाना, ठीक है, एक्टिव मोड पर लेकर आना किसी को। रिसरेक्ट करना, ये सारे जो मतलब है ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। ओके आगे देखते हैं।
फ्यूडल, फ्यूडल वर्ड अक्सर आपने सुना होगा। तो फ्यूडल का मतलब होता है सामंती, है ना। फ्यूडलिज्म जो कि पहले चला करता था, है ना, स्पेशली लाइक यूरोपियन कंट्रीज एंड ऑल में, बट अब ये ओल्ड फैशन ही हो चुका है, जिसका मतलब भी एक्चुअली ओल्ड फैशन ही यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। ऑफ रिलेटिंग टू फ्यूडलिज्म, जो सामंतवाद को से जिसका रिलेशन था वो है फ्यूडल, है ना। ये क्या होता है कि इसमें देख सकते हैं आप कि ये जो दो तीन लोग हैं इस जमीन पर काम कर रहे हैं, और ये जो तीन अथॉरिटीज हैं यहाँ पे, ये बेसिकली जमीन इनकी, ये काम इनसे करवाया जा रहा है ऑन द ऑन बिहाफ ऑफ द सर्विस दैट दे हैड प्रोवाइडेड। तो उनको वो लैंड दे दी जाती है जिसपे वो सर्व करते हैं, ठीक है। सो ये था सामंतवाद या फ्यूडलिज्म, ठीक है। अब इसका सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो इसका सिनोनिम जो है वो ओल्ड फैशन के सेंस पे यूज किया जाता है, आउटडेटेड या ऑब्सोलीट के सेंस पे इसको यूज करते हैं। एंटोनिम की बात करेंगे तो ओल्ड फैशन मतलब आप उसको स्टाइलिश बोल सकते हैं, कंटेम्प्रेरी बोल सकते हैं, ट्रेंडी बोल सकते हैं, आउटडेटेड का है ना, अप टू डेट बोलेंगे तो ये सारे के सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। In a feudal system, there is always another member of the clan to step forward to assume the leadership, ठीक है। हमेशा फ्यूडलिज्म में क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम में कि कोई दूसरे क्लैन का मेंबर आगे आता है किसके लिए, लीडरशिप के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में जो बताया गया है आगे देख सकते हैं। बहुत ही ये तो पिक्चर से समझ में आ गया होगा आपको, और रिसेंट काफी न्यूज में भी था कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, है ना, जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, मतलब अर्बन प्लेसेस से रूरल प्लेसेस को वापस जो लेबरर्स जा रहे हैं उनको इन जनाब ने, जिनका नाम है सोनू सूद, ने काफी हेल्प की थी इनको अपने अपने घरों तक पहुंचाने में, ताकि ये अपने घर पे जाके सेफ्टी से रह सके, राइट। ओके, क्योंकि जॉब वॉब सारी कुछ बंद हो गई, तो अब इनके पास चारा यही बचा कि ये वापस घर चले जाए। अब घर जाने का भी साधन नहीं था इनके पास में, तो इन जनाब ने इनकी काफी मदद की, ठीक है। सोनू सूद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, थैंक यू सोनू सूद, शुक्रिया सोनू सूद, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे सिकौर, सिकौर का मतलब ये होता है परेशानी में सहायता करना, मदद करना, हेल्प करना बेसिकली, ठीक है। गिव असिस्टेंस मतलब मदद करना, एड यानी हेल्प होता है, फील और एक्सप्रेस, सिंपैथी सहानुभूति एक्सप्रेस करना, तो ये एक एक्सप्रेशन था जो कि सिंपैथेटिक है बोल सकते हैं, एक मदद करने वाला जेस्चर है, राइट। रिलीव करना, एलिविएट करना यानी पेन को कम करना, एड करना, हेल्प करना, असिस्ट करना, ये सारे के सारे इसके पर्यायवाची या फिर सिनोनिम कहे जाएंगे, ठीक है। एंटोनिम की अगर बात करें तो उसका उल्टा हो जाएगा, किसी की मदद नहीं करना, बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ना, राइट। एजिटेशन, अनोयंस, एंटागोनिज्म या हिंड्रेंस या बाधा डालना, मदद तो नहीं करना बल्कि और बाधा डालना, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन, तो ये सारे के सारे इसके एंटोनिम्स होंगे। It is true that all NGOs, except those exclusively concerned with support, that means aid या help, है ना, and relief, are about change, ठीक है। सो सारे एनजीओज आर नॉट अबाउट चेंज, ओनली फ्यू जो कि एक्चुअली हेल्प करने के पर्पज से आते हैं, एस्टेब्लिश किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वही एनजीओज जो है चेंज की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, बेसिकली आर अबाउट चेंज, दे आर अबाउट चेंज। ओके, यहाँ पे है अब कुछ इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस या इडियम्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, डिलेमा यानी होता है कंफ्यूजन की, क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल, ऐसा वाला है ना फंडा। सो या ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा मतलब देख सकते हैं यहाँ पे एक बेसिकली इडियम को बताने के लिए हॉर्न ही बना दी गई है, एक सिंग ही बना दी गई है, ठीक है। सो एक तरफ लिखा है राइट, एक तरफ लिखा है रॉन्ग, और जो ये स्माइली है आप देखिए इसको, जो राइट साइड है वहां पे स्माइली कुछ सैड सी है, जो रॉन्ग साइड है वहां पे स्माइली कुछ अच्छी सी है, हंसने वाली है ना, स्माइली स्माइली जैसी है। अब यहाँ पे इसमें ना कि कभी कभी सही चीजें करने में हमको लाइक जान पे आती है, बात समझ में नहीं आता करे ना करे, और जो जो गलत चीज होती है वो बहुत जल्दी टेम्प्ट करती है कि नहीं हाँ चलो ठीक है कुछ नहीं है कर लेते, तो दैट इज द डिलेमा कि इधर जाए या इधर जाए, ये करें या ये करें, ठीक है। सो दैट इज द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा, बेसिकली कंफ्यूजन, ठीक है। If you are on the horns of dilemma, you have to choose between two things, both of which are unpleasant or difficult, ठीक है, ठीक है। You have to choose between two things, दो चीजों के बीच में आपको चूज करना होता है जनरली, है ना। वो क्या होते हैं दोनों, ये रास्ता ले लो या ये रास्ता ले लो, आप जाना दोनों में नहीं चाहते हो, या तो एक में जाना चाहते हो एक में नहीं जाना चाहते हो, जनरली इसका सेंस जो है, वैसे यहाँ पे बोलना नहीं चाहिए, आप सेंटेंस के हिसाब से इसको बेहतर तरीके से समझते हैं, ठीक है। शी वॉज ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा इन द मैटर ऑफ अ मैरिज, कि भाई क्या करें, हाँ बोले ना बोले, आगे बढ़े, मैरिज करे ना करे, ये वाली सिचुएशन जो थी वो ऑन द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा थी, ठीक है। सो दैट इज द हॉर्न्स ऑफ डिलेमा। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैरी द कोल टू न्यू कासल मतलब डेफिनेटली अब न्यू कासल है, थोड़ा सा यहाँ पे आप सोचिए, जो कासल है वो नया नया बना हुआ है। अब इस न्यू कासल में आप बताइए कि कोल का क्या काम होगा, कोयले का क्या काम होगा न्यू कासल में,
नया नया घर, यहाँ पे कोयले का तो कोई यूज ही नहीं है, मतलब आपका टाइम एंड एनर्जी एक ऐसी जगह पे लगाना जहाँ पे आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलना है, ठीक है। सो ये हो जाएगा स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज यूजलेस। ऑफ कोर्स न्यू कासल में वी डोंट नीड टू हैव कोल, है ना। तो अगर ये मेहनत की जा रही है तो ये मेहनत क्या है, वेस्ट है, किसी काम की नहीं, यूजलेस, ठीक है। तो ऑफर हिम मनी इज लाइक कैरिंग द कोल टू द न्यू कासल एज ही इज वेरी रिच, बहुत रिच है भाई, उसको पैसे की क्या जरूरत है, और अगर उसको आप पैसे ही ऑफर कर रहे हो तो दिस इज यूजलेस, राइट। ओके। ओके, अब देखिए ये पिक्चर में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको, जो यहाँ पे इडियम है वो है इन टैटर्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप लोग समझ गए होंगे पिक्चर देख के कि ये आपको डिपिक्ट कर रहा है 9/11, और ये आपको बता रहा है ताज लिखा हुआ है, मतलब 26/11। दोनों में जो डिस्ट्रक्शन हुआ देख सकते हैं आप, ये अर्लियर ताज कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है, होटल की बात कर रहे हैं हम, है ना, 6 फ्लोर दिख रहा है यहाँ पे। और अब मतलब उस समय जब ये हादसा हुआ था, तब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्थिति थी वो कैसी थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूएसए का जो हाल था जब ये अटैक हुआ था, तो ये जो बिल्डिंग है किस अवस्था में है, मतलब दिस इज बियॉन्ड रिपेयर, इतना बुरा डैमेज हो जाना जिसको आप रिपेयर ही ना कर सको, ठीक है, मतलब बहुत ही बुरा, तो उसको कहते हैं हम इन टैटर्स। आई एम श्योर अब आप ये शब्द जो है बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ठीक है, डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर। बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो ये हो जाएगा आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स द वर्ल्ड इकोनॉमी वॉज इन टैटर्स। ऑफ कोर्स वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था की हालत थी वो बहुत ही बुरी थी, इतनी बुरी कि उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि ये ठीक भी होगी या नहीं होगी, ठीक है। ओके, सो दैट इज इन टैटर्स। अक्सर आप ये एडिटोरियल वगैरह में पढ़ते हैं, और बेसिकली हमने वो शब्द ही वही लिए हैं जो द हिंदू एडिटोरियल में आते हैं, ठीक है। ओके। ओके, ब्लो द लिड ऑफ, मुझे पता है पहले आपका ध्यान गया होगा पिक्चर्स में, और जाना भी चाहिए, इसीलिए तो पिक्चर्स रखी गई है। ये मूवी है रेड, बहुत लोगों की पसंदीदा मूवी होगी क्योंकि मेरी तो है। अब इस रेड मूवी की बात करें तो इसमें हुआ क्या था, बेसिकली रेड पड़ी थी, है ना, एक ऐसे पर्सन के यहाँ पे जहां पर सारी ये जो पूंजी है, जमा पूंजी छुपी हुई थी, है ना, जिसके लिड को ब्लो किया गया, तो ये संपत्ति जो है सामने निकल कर आई। समझ गए अब आप लोग, अब मुझे आगे समझाने की जरूरत नहीं है। ब्लो द लिड ऑफ मतलब टू मेक समथिंग पब्लिक दैट वाज प्रीवियसली नॉट नोन और वाज हिडन, कहाँ कहाँ छुपा रखा था पैसे को, सोने को, चीजों को, संपत्ति को, ठीक है। सो उसको रिवील करना, बाहर लेकर आना, जो कि पहले किसी को पता ही नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर इस मूवी में वही हुआ था, दैट इज ब्लो द लिड ऑफ। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो है एक बक्सा है, खजाने का, जिसमें खजाना भरा हुआ था, इसके लिड को हटाया तो हमें ये खजाना मिला जो कि पता ही नहीं था कि इसमें है, ठीक है। सो दैट इज द ब्लोइंग द लिड ऑफ द गॉड गॉड बॉक्स, ठीक है। समझ में आई बात, आई होप क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इन्वेस्टिगेशन ब्लू द लिड ऑफ करप्शन इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज, ठीक है, मतलब इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट की गई थी, उस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करने में जो घपला हुआ था, जो करप्शन हुआ था, वो बियॉन्ड था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिट द राइट नोट मतलब बिल्कुल सही मौके पे सही चीज बोलना, या सही बेसिकली टारगेट को हिट करना, ये बोल सकते हैं ना, वो टारगेट कुछ भी हो आपका। हिट द राइट नोट मतलब ये होता है से और डू समथिंग इन अ वे दैट इज वेरी सूटेबल और मे बी अनसूटेबल, हो सकता है किसी जगह पे आपको कोई ऐसी चीज बोलनी हो, अनसूटेबल चीज ही बोलना, सूटेबल हो, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस फॉर अ पर्टिकुलर ऑडियंस और ओकेजन, ठीक है। पीएम मोदी हिट द राइट नोट इन हिज शो मन की बात। अक्सर आप देखते हैं कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं वो मन की बात में लोगों का मन जीत लेते हैं एक्चुअली, है ना। सो ही ऑलवेज हिट्स द राइट नोट इन द शो मन की बात। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें गली बॉय का ये पोस्टर है, जिसमें लिखा है कि हैज गली बॉय हिट द राइट नोट, मतलब क्या वो सक्सेस हो पाई, क्या उसने जो मैसेज कन्वे करना था वो कर लिया मूवी ने, या फिर उस राइट ऑडियंस को पसंद आई या हिट किया, ठीक है। बेसिकली यही इसका मतलब है यहाँ पे। आगे की तरफ चलते हैं, स्टैगर, ये इस वर्ड से आप बहुत इस वर्ड को याद करके कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन याद आया होगा आपको अपने फ्रेंड सर्कल में जो ऐसा अक्सर करता होगा, या कहीं पर भी, ठीक है। स्टैगर यानी तो लड़खड़ाना, और आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे है, इस जनाब के हाथ में एक बोतल है,
अब वो बोतल में क्या है मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई कैन वॉक ऑन वाटर बट आई स्टैगर ऑन अल्कोहल। डेफिनेटली मैं पानी के साथ तो आई कैन वॉक, अगर मैंने पानी पिया है तो, बट अगर पानी की जगह कुछ और है तो मैं लड़खड़ाता हूँ। ठीक है, बट आई स्टैगर ऑन अल्कोहल। ठीक है, सो लड़खड़ाना, वॉक और मूव अनस्टेडीली मतलब स्टेडी रूप से नहीं चलना, इधर चलना या उधर चलना। ठीक है, ओके। एज इफ अबाउट टू फॉल मतलब ऐसा लगे कि बस आप तब गिरने वाले हैं। ठीक है, स्टॉनिश करना भी होता है इसका एक सेंस, एक डीपली शॉक में होना भी होता है। ठीक है, सो ये सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से डिपेंड करता है इसका मतलब क्या होगा। टू अरेंज इवेंट्स, पेमेंट्स, आवर्स एक्सेट्रा सो दैट दे डू नॉट अकर एट द सेम टाइम, ये भी इसका एक मतलब होता है। ठीक है, अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूँ तो हो जाएगा डिस्पर्स करना, बिखर जाना, है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना, अमेज करना, स्टॉनिश करना, या टॉटर एंड फॉल्टर। ठीक है, मतलब वही लड़खड़ाने का मतलब। ठीक है, अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो ये हो जाएगा एकदम स्टेडी, जो कि बिल्कुल ऐसा लगे कि लड़खड़ाने की पोजीशन में नहीं है, बिल्कुल स्टेडी है, सही है। स्टे और काम और क्लैरिफाई, ये इसके एंटोनिम हो गए। ठीक है, आफ्टर गेटिंग स्टम्बल्ड अपॉन द स्टेप I somehow managed to stagger back into the bedroom. ठीक है, अब देखो, I after getting stumbled मतलब ठोकर खाना, किसी पे स्टेप, सीढ़ी के स्टेप पे ठोकर खाई और उसके बाद सर घूम गया, but somehow managed to stagger back into the bedroom. ठीक है, somehow I managed to stagger back मतलब वापस लड़खड़ाते हुए ही सही, but रूम पे पहुंच गए। ओके, एवलांच, एवलांच इज द न्यू वर्ड। यहाँ पे 17 नंबर का वर्ड है एवलांच, इसको हम कहते हैं हिमस्खलन। ठीक है, हिमस्खलन मतलब देख सकते हैं कि जो बर्फ का स्खलन होता है ना, जैसे भूस्खलन होता है, भूमि का स्खलन, वैसे ही बर्फ का भी जो स्खलन होता है उसको कहते हैं हम एवलांच। undergo rapid increase in conductivity due to an avalanche process मतलब ये देख सकते हैं कि बर्फ का इस तरीके से एक डाउनफॉल, तूफान जैसा आना। ठीक है, बर्फ का एक टूट कर एकदम बिखर जाना, और इस तरह से पिक्चर में आप देख सकते हैं कि क्या कन्वे करना चाह रहा है एवलांच का मतलब हिमस्खलन। एंड स्ट्रीम या स्टॉर्म शावर्स फेड अवे, एकदम स्ट्रीम की तरह देख सकते हैं आपकी, बर्फ से लग रहा है कि बर्फ की नदी आ रही है। ठीक है, ओके। ट्रिकल करना इसका ऑपोजिट हो जाता है। टू स्कीयर्स वर किल्ड इन द avalanche, जो स्कीयर्स थे वहां पे जो स्की करने गए थे, वो avalanche में, avalanche इतना स्ट्रॉन्ग था और इतना ज्यादा डेडली था कि दे वर किल्ड इन दैट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इन्योर, इन्योर एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है मजबूत या कठोर बनाना, या परिस्थिति के हिसाब से आपको एडजस्ट करवाना। ठीक है, सो दैट इज मजबूत या कठोर बनाना। टू कॉज समवन टू बिकम अकस्टम्ड टू समथिंग, है ना, टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन और नॉलेज। दूसरा मतलब एक तो ऐसा होता है कि किसी को परिस्थिति के हिसाब से ढलना सिखाना, और दूसरा होता है इम्पार्ट करना, इंफॉर्मेशन या नॉलेज देना। इसका सिनोनिम जो होगा वो स्ट्रेंथन करना होता है, हार्डन करना होता है, मजबूत करना, कॉन्जुलेट करना, कॉम्पैक्ट करना या कंसोलिडेट करना। सभी का मतलब यहाँ पे एक तरह से मजबूत करने से, स्ट्रॉन्ग बनाने से, स्ट्रेंथन करने से। ठीक है, एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होता है एनफीबल करना, यानी कि कमजोर बनाना, है ना, डेबिलिटेट, कमजोर बनाना, डिसऑर्डर मतलब वही है ना, एक chaos वाली सिचुएशन क्रिएट करना। The higher charge didn't inure to the benefit of the defendants in that case. The higher charges जो लगे थे वो didn't inure, didn't strengthen to the benefit, है ना, didn't strengthen to the benefit of the defendants, जो defendant था in that case, right? मतलब उसको वो strengthen नहीं कर पाए। ठीक है, higher charges जो है वो strengthen नहीं कर पाए to the benefit of the defendant। और पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारी सी पिक्चर है। ये डक जो है बहुत बहुत ही मजे में, मस्ती में जो है वॉक कर रहे हैं, और ऑन दी अदर हैंड दिस पर्सन जो कि पूरा प्रोटेक्शन के साथ, एज इन लाइक रेनकोट एंड ऑल, रेन की बारिश में है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डक्स आर कस्टम टू वाटर। कस्टम टू वाटर मतलब कि इन्योर वाली चीज हो गई इनके लिए, दे लाइक रेन, दैट्स व्हाई दिस डक सीम्स टू एंजॉय द रेन, राइट? ओके, नेक्स्ट। अब ये इनसे तो भली भांति आप वाकिफ होंगे कि कौन है ये, राइट? और ये एक पिक्चर है जो काफी कुछ कह रही है, बताते हैं इसका मतलब क्या होता है। इनडिफेटिगेबल दैट मीन्स अथक, जो थकता ही नहीं है। कभी आपने सुना कि सुपरमैन थक गया था इसलिए वो किसी को बचाने नहीं जा पाया? दिस इज अब्सर्ड, राइट? ओके, सो सुपरमैन या सुपर पावर वाले पर्सन जो बिल्कुल थकते नहीं है। और ऐसा कई बार हम देखते हैं कि घर में जो फीमेल्स होती हैं, बेसिकली हमारी माएँ जो होती हैं, वो कितना भी काम कर ले वो थकती नहीं है ना, किसी भी टाइम पे दे आर सुपर एक्टिव फॉर देयर फैमिली, है ना, सो दैट इज दे आर इनडिफेटिगेबल, extremely persistent and untiring,
untiring, showing or involving great activity or vitality without regret or guilt, है ना। अब ये तो सुपरमैन की अगर हम बात करें तो थोड़ी बोलेगा कि भाई मैंने आज बहुत काम कर लिया, अब मैं और काम नहीं करूंगा, मैं किसी को बचाने नहीं जाऊंगा। तो ये चीज जो होती है, मतलब ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज वाइटल, ये होता है इंडिफेटिगेबल, ठीक है। इसका सिनोनिम की अगर बात करेंगे हम, तो ये होता है indomitable, industrious, persistent, pertinacious, endurant, ये inhuman, है ना। ये सारे जो एंटोनिम और सिनोनिम है यहाँ पे आपको ये बताने के लिए कि इन शब्दों को कुछ इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है, इसलिए एंटोनिम सिनोनिम को पढ़ना भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब एंटोनिम की बात करेंगे तो डेफिनेटली अगर इसका मतलब होता है अथक, तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा कि जो बहुत जल्दी थक जाए, है ना, फटीग, फीबल, जो कमजोर हो, बहुत जल्दी गिव अप कर दे, ठीक है। pusillanimous मतलब भी वही होता है, फटीग हो जाना, बहुत जल्दी टायर हो जाना। स्पिरिटलेस मतलब एनर्जी नहीं बचना, बिल्कुल इनएक्टिव सा हो जाना, विदाउट स्पिरिट, ठीक है। One can only salute such indefatigable souls and wish them success in their efforts. Certainly, it can be said for the for our army, है ना। मतलब हमारे जो आर्मी है वाले, जो आर्मी में जो पर्सन हैं, वो बिना थके बिना रुके बिल्कुल डटे रहते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, तो सल्यूट टू देम, ठीक है। ओके। टॉरेंट यानी अक्सर आपने सुना होगा नेट, इंटरनेट के सेंस में टॉरेंट वर्ड को, टॉरेंट का मतलब बेसिकली होता है धार, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये ना मैंने चित्रकूट वाटरफॉल की तस्वीर यहाँ पे ली है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है झरना, ये जो वाटरफॉल है, दैट इज लाइक टॉरेंट, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फास्ट मूविंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, है ना, इसी को कहते हैं टॉरेंट और अदर लिक्विड। स्पेट, इनंडेशन, डिल्यूज, फ्लो, है ना, कास्केड, जो कि झरने को कहते हैं हम, है ना। ये सारे सारे के सारे क्या है, इसके सिनोनिम की तरह इस्तेमाल किए जाएंगे। मैं बार बार यही बोलूंगी आपको कि जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे शब्द आप पढ़ रहे हैं सिर्फ इसी सेंस में यूज किया जाए, जितने भी सिनोनिम है ना, वो इसीलिए यहाँ बताए गए हैं कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमको उसका मतलब जो है समझना होता है, ठीक है। राइट, ओके। एंटोनिम की अगर बात करें तो होता है ड्रॉट, बिल्कुल सूखा पड़ जाना, ड्रॉट। ड्यर्थ, डिफिशियंसी, किसी चीज की कमी होना, ड्यर्थ होना, ठीक है। ओके। He looked for a moment as if he was going to break out with a torrent of objurgation, ठीक है। मतलब look for a moment, अगर मैं इसको सेंस बोलूँ कि अगर आप बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और तकलीफ में हैं, और उसी समय कोई आपसे थोड़े से अच्छे शब्द बात करने की कोशिश करता है या आपसे सिंपथाइज करने की कोशिश करता है, आप सडनली ब्रेक डाउन, है ना, मतलब कि आप एकदम ब्रेक आउट कर जाते हैं, एज लाइक क्यों आप रोने लगते हैं, आप अपना इमोशन जो है एक्सप्रेस करने लगते हैं वहां पे, सो दैट इज इन अ वे अ टॉरेंट, ठीक है। मतलब इट्स द फ्लो ऑफ इमोशंस को भी हम टॉरेंट की तरह बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मिफ्ट। अब आप इस बच्चे की तस्वीर देखकर ही समझ गए होंगे कि यहाँ पे इसका क्या मतलब है, दैट इज नाराज होना, गुस्से में होना, है ना, मुंह फुला लेना, दैट इज व्हाट मिफ्ट इज, किसी बात से नाराज होना। समवॉट इंडिग्नेंट, इरिटेटेड, एंग्री और पुट आउट और अनॉयड, ऐसा लग रहा है कि इनसे किसी ने खाने की चीज जो इनकी पसंदीदा थी किसी ने छीन ली है ना, या फिर कहीं ले जाने से मना कर दिया है, ठीक है। सो ये बहुत ही क्यूट सा फेस बनाया हुआ है इनने। सिनोनिम की अगर हम बात करें तो ये होता है डिस्ट्रेस्ड, अपसेट, एंशियस एंड डिसएंचेंटेड, डिसकम्फीटेड, ठीक है, डिसकम्फीटेड, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। अब इसकी बात करें एंटोनिम की, तो ये हो जाएगा बिल्कुल ही खुश, है ना, गुड, वेल एस्युवेज्ड या इंस्पिरिटेड, बहुत ही खुश होना, नाराजगी का तो नामो निशान ना होना, ठीक है। सो यूजेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज सो मिफ्ड एट मिसिंग आउट ऑन माय एगी मफिन ट्रीट, आई डिटरमाइंड टू मेक सम एट होम ऑन संडे, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये क्या बोला जा रहा है कि आई वाज सो मिफ्ड, मतलब मैं बहुत ही नाराज थी इस चीज से कि मैंने एगी मफिन की ट्रीट जो है वो मिस कर दी, ठीक है। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट। एक्सेंचुएट की बात करते हैं। एक्सेंचुएट होता है तेज करना या बढ़ाना, या मेक मोर नोटिसेबल, बेसिकली, है ना, मेक मोर नोटिसेबल या प्रोमिनेंट, अलग से दिख जाना, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, दिस येलो स्माइली, है ना, इज विजिबल। बाकी देखो आप, नंबर ऑफ जो ब्लू स्माइलीज है वो ज्यादा है ना, ब्लू स्माइली के जो बॉल्स है ये बहुत ज्यादा है, बट आप देख सकते हैं कि प्रोमिनेंटली क्या दिख रहा है, ये येलो वन। तो ये एक तरह से मेक मोर नोटिसेबल और प्रोमिनेंट, या इंक्रीज इन डिग्री एंड अमाउंट और साइज, इस तरह से भी यूज किया जाता है। एक तो आप इंक्रीज बताएंगे और एक तो आप नोटिसेबल की तरीके से इसको यूज करते हैं, दोनों तरीके से। सो अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करूं तो ये हो जाएगा इंटेंसिफाई करना, एनहांस करना,
मैग्नीफाई करना या स्ट्रेंथन करना, ठीक है, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा कैमोफ्लेज, मतलब पता ही ना चलना, छुप जाना, दिखना ही नहीं, ठीक है, ब्लैंकेट यानी कवर कर देना, एंश्राउड व्हिच आल्सो मींस टू कवर अप, डाउन प्ले करना, बिल्कुल नोटिस में नहीं आना, ठीक है, अंडरस्टेट, अगेन द सेम थिंग, नोटिस में नहीं आना या कवर कर देना बेसिकली, ठीक है। ही आल्सो uplifted the upper facades of the building to accentuate the tower's verticality, मतलब अपलिफ्टेड, वापस से उसको ठीक किया, ऊपर की तरफ अपलिफ्ट किया। अपर फसाड्स, ये बिल्डिंग के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है, अपर फसाड्स जो बाहर निकला हुआ एरिया था ऑफ द बिल्डिंग, टू एक्सेंचुएट, टू इंक्रीज द टावर्स वर्टिकलिटी, मतलब टावर की जो वर्टिकलिटी थी उसको इंक्रीज किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डोल ड्रम्स मतलब बहुत ही तन्हा होना, तन्मयता या तन्हाई, ठीक है। पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये पिक्चर डेफिनेटली यस देवदास की है, जिसमें शाहरुख खान का कुछ इस तरह से हाल हो जाता है कि वो पैरों के बिना बहुत ही तन्हा हो जाते हैं, एंड he remains in a state of doldrums for so long. Okay, so meaning की अगर हम बात करें तो this is a state of low spirits and a temporary halt or slowdown of activity, मतलब you feel like doing nothing, है ना, बहुत ही अकेला, बहुत ही जैसे सॉलिट्यूड महसूस करना, बहुत ही अकेला, लोनलीनेस, है ना, तो ये डॉल्ड्रम्स होता है, तन्हाई होता है, ये डेफिनेटली उस मूवी में अकेले अकेले रहते हैं आफ्टर पारो के जाने के बाद, ठीक है। सो सिनोनिम की अगर बात करें तो ड्रेरीनेस, फॉरलोननेस, हार्ट हार्ट एक, है ना, हार्ट सिकनेस, एबियंस, डोरमेंसी या सस्पेंस, ठीक है। ये सारा का सारा देखो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इसके इसके मतलब जो है वो हर जगह पे अलग अलग हो सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है। और एंटोनिम की बात करेंगे तो यूफोरिया मतलब बहुत ही ज्यादा जॉय, एक्सिलरेशन, एक्सुबरेंस, एक्साल्टेशन एंड फेलिसिटी या ग्लैड, खुश होना, मतलब इतने ज्यादा हाई स्पिरिटेड होना, जॉयफुल होना, ये इसके क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, राइट। यूजेज की बात करें, ही इज बीन इन द डोलड्रम्स एवर सिंस शी लेफ्ट हिम, यहाँ पे शी का मतलब आप समझ लीजिए कि जब पारो देवदास को छोड़कर जाती है तो देवदास का कुछ इस तरह से हाल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है क्लाउड। क्लाउड यानी होता है उत्तोलन या प्रतिष्ठा, अगर इसे समझ में ना आए तो कोई बात नहीं, आगे हम अच्छे से समझेंगे इसको। मीनिंग है इसकी इन्फ्लुएंस ऑफ पावर, क्या ना, इस ना इनको देखकर ही समझ में आता है हाउ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंस करने वाली पर्सनालिटी है ये, स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस लेवरेज, ठीक है। मैंने इसी सेंस में इसलिए यहाँ पे इनकी पिक्चर ली है कि स्पेशली इन पॉलिटिक्स, ठीक है, लेवरेज, प्रेस्टीज, एडवांटेज, कंट्रोल एंड फिर से सेम चीज रिपीट हो गई है, सो सॉरी फॉर दिस। ओके, सो लेवरेज, प्रेस्टीज या एडवांटेज, है ना, स्पेशली द इन्फ्लुएंस या प्रभाव पॉलिटिक्स की फील्ड में या बिजनेस की फील्ड में, ठीक है। सरेंडर करना इसका उल्टा हो जाएगा, फील करना, है ना, मतलब बिल्कुल ही इन्फ्लुएंशियल नहीं होना, कॉम्प्लीमेंट करना है, असिस्ट करना, हेल्प करना, है ना, ये हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट इज डिफरेंट, असिस्ट करने वाला, है ना, या फिर मैं इसको क्या बोल सकते हैं, एक जो पूरक पूरक के सेंस में यूज किया गया है इसको, ठीक है, सप्लीमेंट के सेंस में। यूसेज की बात करें तो बोथ कंट्रीज हैव क्लाउड विद इन द अफ्रीकन, अरब एंड नॉन अलाइंड ग्रुप्स, ठीक है। क्लाउड मतलब दे हैव द इन्फ्लुएंस, है ना, स्पेशली इन द पॉलिटिक्स बोला गया है तो ये उसी सेंस में है, बिजनेस या पॉलिटिक्स के सेंस में एक पावर या इन्फ्लुएंस होना, इसको कहते हैं हम क्लाउड, ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्ड नॉशिएटिंग, इसको हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था, एक सिनोनिम की तरह, नॉशिएटिंग, है ना। ओके, सो नॉशिएटिंग बेसिकली होता है, नॉशिया से रिलेटेड है डेफिनेटली, है मतली या लाने वाला, एज लाइक वॉमिट फील कराने वाला। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत यहाँ पे है नहीं, आप समझ सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू ही कि यहाँ पे ये तो क्लियर दिख रहा है कि दिस पर्सन इज वॉमिटिंग, है ना, नॉशिएटिंग फील हो रहा है, ये भी पिक्चर आप देख सकते हैं इसमें। सो ये हो जाएगा मीनिंग दैट्स कॉजिंग इंटेंस डिस्गस्ट और डिस्प्लेजर, एक्सेसिवली सेंटिमेंटल और इमोशनल। देखो ये इसका एक और सेंस होता है, दैट इज नॉशिएटिंग एज वेल, unctuous, obsequious and disgusting, revolting and distasteful, ये सारा का सारा क्या हो गया, इसका सिनोनिम की तरह वर्क कर रहा है। एंटोनिम की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा प्लीजेंट, क्लीन, अग्रीएबल, मतलब जिससे आपको अच्छा महसूस होता है, ठीक है। यूजेज की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा द साइट ऑफ एनिमल स्लॉटर इज नॉशिएटिंग फॉर मेनी, ये सबको स्पेशली फॉर द वंस जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होते हैं, उनको ये वो साइट देखना जब जहाँ पर एनिमल को स्लॉटर किया जाता है, दैट इज रियली नॉशिएटिंग, दे कांट सी दैट, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गो फॉर द जगुलर। गो फॉर द जगुलर इज अ वेरी ब्यूटिफुल इडियम, है ना, इसका मतलब क्या होता है देखते हैं, बी अग्रेसिव और अनरिप्रेस्ड इन मेकिंग एन अटैक, in an attack,
इट मीन्स टू क्रिटिसाइज समवन अनकाइंडली, बिल्कुल बिना काइंड हुए निर्दयता के साथ, बाय टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट कैन हर्ट दोज द मोस्ट, है ना। मतलब इस तरीके से बात करना जिस तरीके से सामने वाले को बहुत ही हर्ट हो, एंड वो दोबारा ऐसी हिम्मत ना करे कि आपको कुछ वो बोल भी सके, ठीक है, वो समझ जाए कि इनको ये बोलना बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, इन्होंने एक बार कहा था, उनका ही स्टेटमेंट है, गो फॉर द jugular so that people watching will not want to mess with you, है ना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मेस ना करें, आपसे पंगे ना लें, बेसिकली गो फॉर द jugular, उनको बिल्कुल बी अग्रेसिव विद देम, है ना, एंड बी सो बोल्ड एंड ब्लंट विद देम कि आप उनको बोल सकते हैं, यू कैन बी अनकाइंड टू दोज पीपल, सो विल नॉट मेस विथ यू डेफिनेटली, है ना। Okay, so यहाँ पे मतलब है the lawyer and the court went for the jugular of the victim to prove that suspected charges were wrong. अभी इससे काफी सारा कोर्ट रूम ड्रामा आप अज्यूम कर सकते हैं, है ना। कोर्ट रूम ड्रामा में अक्सर ये चीजें होती हैं कि बहुत ही हार्श तरीके से ट्रीट किया जाता है और वहाँ पे अनकाइंड तरीके से, ताकि मैनिपुलेट करना एक तरह से, ताकि सामने वाला जो है आपसे मेस ही ना कर पाए, आपसे पंगे ही ना ले पाए। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे तो ये हो जाएगा स्टर अप, हॉर्नेट्स नेस्ट। मतलब देख सकते हैं आपकी मधुमक्खी का छत्ता है, बेसिकली इसको वो छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे तो ये हो गया कि मुसीबत हमारे पास नहीं आई, हम मुसीबत के पास चल कर गए। सिमिलरली एज जेठालाल और तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखिए वो क्या करते हैं, मुसीबत के पास खुद चले जाते हैं कि भाई आओ, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो होता है बेसिकली, है ना, इस तरह अ हॉर्नेट्स नेस्ट। इट मीन्स टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल, खुद के लिए ही ट्रबल क्रिएट कर देना। अब इससे होगा क्या बताओ, ये पर्सन जो ऐसा काम कर रहे हैं, डेफिनेटली इनका हाल तो बेहाल होना है इसके बाद। बाय स्पीकिंग इल अबाउट द विक्टिम, है ना, ही स्टर्ड अप हॉर्नेट्स नेस्ट, है ना, विक्टिम के खिलाफ इल बोलकर, बहुत ही बुरा भला बोलने के बाद उन्होंने जो है पंगे ही ले लिए बेसिकली, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, कम हेल और हाई वाटर, मतलब कुछ भी हो जाए डटे रहना, ठीक है, या फिर पता होना कि यही चीजें तो हैं जो आपके रास्ते में जो है बाधा बनकर आने वाली है। मीनिंग की अगर बात करें तो ये जाएगा पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ दैट विल नॉट स्टॉप यू, यू नो कि ये तो सर्टन चीजें हैं जो आपके रास्ते में आने वाली है ना। इनफैक्ट आप छोटा सा एग्जाम्पल अगर लेंगे तो आप जब पढ़ाई करने का सोचते हैं कि अभी मुझे बहुत सारा पढ़ना है, आज तो रात भर जगना है, या फिर ऐसा कुछ आप ठानते हैं कि हमें ये करना है, उसके बाद घर में गेस्ट का आना, लाइट चली जाना, और भी दुनिया भर की चीजें होना जो आपको रोकती हैं, है ना, आपका पेशेंस जो है वो टेस्ट करती हैं। तो बेसिकली कि आप कभी कुछ ठान लेते हैं करने की, तो ऑब्स्टिकल्स आने हैं, अगर ये माइंडसेट बनाकर चलेंगे तो वो ऑब्स्टिकल्स आपको रोक नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो बी दैट स्पिरिटेड, यू हैव डिसाइडेड टू कम हेल और हाई वाटर टू बिकम एन इंजीनियर, ठीक है, आपको पता था कि आपको ये चीजें जो है फेस करनी पड़ेंगी और आपको ये उसके बावजूद भी करना ही था। कम हेल और हाई वाटर, एरिक रिमेन्स कॉन्फिडेंट दैट हिज कॉल विल कम, वो कॉन्फिडेंट है कि भाई ठीक है कुछ भी हो जाएगा, यहाँ पे पानी भर गया है बट फोन उनके सर पे है, कि ही इज वेटिंग फॉर दैट फोन कॉल, ठीक है, एंड ही विल बी वेटिंग फॉर दैट। नेक्स्ट देखते हैं, मेक अ बी लाइन फॉर समथिंग और समवन, ठीक है, मेक अ बी लाइन फॉर समथिंग और समवन मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जाना अपने टारगेट की तरफ। इट मीन्स टू हेड स्ट्रेट टुवर्ड समथिंग और समवन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बी लाइन को कहते हैं स्ट्रेट लाइन, है ना, बिल्कुल हार्मनी में चलते हैं ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अगर इसका यूजेज देखें तो ये जाएगा टू मेक अ बी लाइन फॉर होस्टेस was an old custom in Europe before meeting anyone else, ठीक है, ये कस्टम था कि बिल्कुल you have to make a way and straight toward something or someone, that is the meaning of this idiom, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट, बहुत ही प्यारा इडियम है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब भाई अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप बहुत लेट हो गए हो, ठीक है, अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट, ठीक है, दोनों तरीके से आप टाइम पे भी नहीं आए हैं और आपके पास इनफ जो है जो जो चीज होनी चाहिए, बी इट मनी, बी इट वट एवर थिंग दैट इज नीडेड, वो भी नहीं है आपके पास में, तो ये तो डबल नेगेटिव हो गया। टू लेट एंड टू फीबल, कमजोर, टू अचीव द डिजायर्ड इफेक्ट, एक तो लेट भी है ऊपर से कमजोर भी है, आप कर ही नहीं सकते, बेसिकली दोनों तरीके से नाना, ठीक है। हिज अपॉलजी वाज अ डे लेट एंड अ डॉलर शॉर्ट, एक तो लेट भी आए और ऊपर से वो फीबल भी थी काफी, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। डांट मिस इट बाय वन डे, 25 दिसंबर को आता है क्रिसमस, एंड ये सांता जो है, जो बन कर आए हैं सांता, ये लेट हो गए, 26 को पहुंचे हैं, एंड ये जो स्माइली आपको बता रही है कि ही इज रियली रियली अपसेट, है ना, क्योंकि ये लेट हो गए, राइट, समझ में आई बात।
Okay, so that's it for this video. We'll meet in the next video. Until then, take care. And अगर पसंद आ रहा है आपको वीडियोस हमारे चैनल पे तो उनको बिल्कुल लाइक करिए. सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो वाई वेटिंग, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके, लुत्फ उठा सके और सीख सके जिनके पास मीन्स नहीं है. ठीक है. सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द बुक ऐप सीरीज. Until then, take care and thank you so much.